बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। हम इन दिनों अपनी चर्चा में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य समझ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने अपने पिछले लेसन में आपातकालीन स्थितियों के अंदर लगाए जाने वाली राष्ट्रपति शासन के जो रूप हैं उनकी चर्चा करते हुए अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय संकट के समय घोषणा करी जाती है उसके बारे में चर्चा करी। हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 360 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। इसके प्रभाव से राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वे वित्तीय दृष्टिकोण से राज्य सरकार को कोई भी आदेश दे सकते हैं। राज्य सरकारों की तथा केंद्र सरकार के सभी या जो भी लिस्टेड लोग होंगे उनके वेतनों में कमी करी जा सकती है। राज्य की वित्त संबंधी जितने भी प्रावधान हैं, बिल्स कोई आते हैं तो वो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए उनके संशोधन या उनकी आवश्यक आदेशों के लिए उनको प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसी स्थितियां हमें वित्तीय आपातकाल में देखने को मिलती हैं। अब हमने आपको 352 बाह्य आक्रमण या उसका खतरा या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह का जो प्रावधान है वो समझाया। फिर हमने आर्टिकल 356 जिसके तहत राज्यों में यदि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यों में अगर सरकार अपना निर्वहन ना कर रही हो तो ऐसी स्थिति में 356 का प्रयोग होता है और अंत में 360। इससे आगे हम आपको आज यह चर्चा करेंगे कि ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनकी किस प्रकार से आलोचना हुई है, उसका कैसा मूल्यांकन किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने जो बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत की हैं मैं उनकी समीक्षा करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इन उपबंधों की प्रमुख रूप से यह आलोचना हुई कि इससे संघात्मक रूप का अंत हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन संविधान के ये संकटकालीन उपबंध संघात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त ही हो जाती है। जैसे आर्टिकल 356 के तहत हमने आपको समझाया कि सारी कार्यपालिका शक्ति, सारी कार्यकारी शक्तियां राज्यों से ट्रांसफर होकर के वह केंद्र सरकार की ओर चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ही या राष्ट्रपति कहा जाए या राष्ट्रपति के कोई नुमाइंदे, जो जनरली हम गवर्नर को ही पाते हैं, गवर्नर के पास वह सारी कार्यकारी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य सरकार करीब करीब समाप्त हो जाती है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार युद्धकालीन या वित्तीय संकट में भी राज्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है। इन सभी का परिणाम क्या होता है कि राज्य सरकार एक अभिकर्ता जैसे बन जाती है, एक एजेंट जैसे बन जाती है, जिसका कार्य सिर्फ संघीय आदेशों की पालना करना होता है। श्री टी कृष्णमाचारी जो हमारे बहुत बड़े नेता रहे हैं,
जब संविधान निर्मात्री सभा के अंदर उनका उद्बोधन एक बार चल रहा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि भारतीय संविधान साधारण काल में संघात्मक तथा युद्ध एवं संकटकालीन परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। तो यह एक स्पष्ट था। हमारी संविधान निर्मात्री सभा में भी उन लोगों को उस समय यह बात बिल्कुल क्लियर थी उनके माइंड में कि जो हम चेंजेस ला रहे हैं, जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, जो संविधान हम ला रहे हैं, वो इस प्रकार का बन रहा है कि जब शांति काल होगा, सब परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, तो वह एक संघात्मक सरकार चलेगी, राज्यों के पास ऑटोनॉमी होगी, स्वायत्ता होगी और वह सरकार अपने आप अपनी सरकारें अपने क्षेत्र में, अपने प्रोविंसेस में, अपने राज्यों में चलाते रहेंगे। लेकिन जब आपातकाल आएगा तो हमारा देश एकात्मक रूप धारण कर लेगा। तो ये स्पष्ट है इस बात से कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके किसी भी समय संघात्मक रूप को एकात्मक रूप में परिवर्तित करना संभव है। इसका क्या परिणाम हो सकता है? इसका यह भी परिणाम हो सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो एक अधिनायक रूप धारण कर ले, एक डिक्टेटर के रूप में कार्य करने लग जाए। यदि वो सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं, राज्य सरकारों की शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति भी संभव हो सकती है कि वो संसद को ना सुने। भाई जैसे संसद के अंदर भी ये लिखा है कि भाई हमें 1 माह की अवधि मिलेगी, 1 माह के अंदर आपको संसद से अनुमोदन करवाना है संकटकालीन की घोषणा का। तो उस 1 माह तक तो वे उनको किसी भी रूप से किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। 1 माह की इस अवधि को वह अपने महत्वाकांक्षा और सत्ता लोभ को पूरा करने के लिए यूज कर सकता है। तो यदि अगर कोई निरंकुश होना चाहे इस समय तो यह संभव है कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के, या हम कह सकते हैं कि यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही ग्रुप के हैं, गुट के हैं, तो वो मिल करके भारत में निरंकुश बन सकते हैं। संसद की अवहेलना हो सकती है, शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है और यह शक्तियों का दुरुपयोग उनके राजनीतिक फायदों के लिए भी किया जा सकता है। हमने आपको अनुच्छेद 356 के चर्चा के समय आपको बताया था कि जब राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है, अब राष्ट्रपति को अगर लगता है तो उसको सूचना प्राप्त होगी, या तो उन्होंने गवर्नर के थ्रू सूचना प्राप्त होगी, या उस 356 में यह लिखा हुआ है या अन्य तरीके से। तो ये जो अन्य है ये एक रास्ता खोल देता है कि चाहे गवर्नर, चाहे राज्यपाल ने उनको सूचित करा हो या नहीं किया हो, राष्ट्रपति को अगर लग जाए, अब यानी राष्ट्रपति को लग जाए यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को यह लग जाए, तो ऐसा तो हमारे देश के अंदर हमने 120 बार करीब देख लिया, करीब 120 बार, कि हमारे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लग गया और 356 का उपयोग हो गया, राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया और सारा शासन उनका हटा दिया गया। इसमें अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में बोला है, अनेकों बार विपक्ष ने संसद के अंदर भी कहा है कि इसका घोर दुरुपयोग हुआ है हमारे देश के अंदर निरंतर। अब इसमें यह समझने की बात भी है हम विद्यार्थियों को, जो हम लोग प्रशासन के विद्यार्थी हैं, कि इसमें यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिस समय भी जो पार्टी केंद्र के अंदर सशक्त रही है उसने इसका दुरुपयोग किया है। चाहे वह पहले के समय में कांग्रेस रही हो,
जिसने देश के अंदर शासन किया है दिल्ली में, या उसके पश्चात जो एनडीए आई है समय समय पर, अभी भी बीजेपी के बहुमत वाली सरकार हमारे केंद्र में चल रही है, और इस समय भी बहुत विवादित कदम 356 के हमने इस देश के अंदर देखे हैं। 356 या राज्यों की जो सरकारें हैं उनको बेदखल करने के प्रयास, उनको पलटने के प्रयास, उनको डिस्टर्ब करने के। तो राज्य सरकार को अगर डिस्टर्ब करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास रहती है तो कभी भी राज्य सरकार को वह शांति से नहीं बैठने देगी अगर राज्य सरकार में विपक्ष की कोई दल की सरकार बनी भी हो। इसमें केंद्र सरकार की में आए हुए, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, केंद्र सरकार में आए हुए सभी राजनीतिक दल जो थे उन्होंने इस शक्ति का दुरुपयोग भारत के अंदर किया है। कोई भी पार्टी इस आरोप से अलग नहीं है। तो यह एक बहुत चिंता का विषय है और हमारे यहाँ पे संदेह रहता है कि 356 हमारे देश के अंदर संघवाद को, संघात्मक जो हमारी देश की शासन की प्रणाली है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसका दुरुपयोग, 356 का दुरुपयोग। इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे जब हम राज्यों के बारे में, हम सरकारों के बारे में हम आपसे लेसन करेंगे। अगला पॉइंट हमारा यह है कि राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्ता होती है, जैसे आर्टिकल 360 हम उपयोग कर लेते हैं, तो जो उनकी वित्तीय स्वायत्ता है उसके ऊपर एक कुठाराघात हो सकता है, उनकी स्वायत्ता समाप्त हो सकती है। अब वैसे हम सितंबर 2020 के अंदर, सितंबर के अंत में हम हैं 2020 में, और अभी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो कलेक्शन है, जो केंद्र सरकार के पास हो रहा है, उसका क्या हिस्सा राज्य सरकारों के पास गया है, क्या नहीं गया है, कितना जाना चाहिए और कितना केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनका हक नहीं दिया। तो क्योंकि हम अपने देश में यह देखते हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा सशक्त है, राज्यों की भूमिका केंद्रीय सरकार के चलने में बेहद कम है, बेहद कम। इसलिए केंद्र सरकार सामान्य परिस्थितियों के अंदर ही जब राज्य सरकारों पे हावी रह सकती है और राज्य सरकारों का उनका हक का पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकती है, ऐसे निर्णय वो डिले कर सकती है, चर्चाएं नहीं कर सकती इन बातों पे, इग्नोर कर सकती है, और हमारे देश की जनता क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उन्हें ये बातें समझ में आए, तो यह खतरा जब आपात स्थिति होगी और उसके आपातकाल की घोषणा होगी, उस समय तो वो अधिकार ही ले लेंगे अपने हाथ में प्रत्यक्ष। तो किस राज्य सरकार के पास वो शक्ति होगी कि वो केंद्र सरकार से अपने हक की बातें कर सके, जब आज की स्थिति में ही, जब कोई आपातकाल नहीं है और केंद्र सरकार जीएसटी के अंदर जो अपने के पास पैसा इकट्ठा हुआ है उसका कहीं और उपयोग कर रही है। ये मैं एक साधारण आरोप नहीं लगा रहा हूं, हमारे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है। आज हम 26 सितंबर पर हैं। मैं आपको यह बात इसी हफ्ते की कर रहा हूं कि इसी हफ्ते में संसद के अंदर जो रिपोर्ट पेश हुई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, उन्होंने उसमें बोला है कोविड से पहले, कोरोना से पहले की स्थितियों के बारे में, कि केंद्र सरकार के पास जो धन जीएसटी में इकट्ठा हुआ था उसका बड़ा हिस्सा जो राज्य सरकारों को जाना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने उसे डाइवर्ट करके कहीं और जगहों पर इस्तेमाल कर लिया केंद्र सरकार ने। यह कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है, यह हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कह रही है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। राज्यों के प्रति एक तरह से देखा जाए, मैं उस शब्द को इस्तेमाल करूं तो वह एक उनकी अधिकारों पे कुठाराघात है। लेकिन केंद्र सरकार इतनी सशक्त होती है, इतनी मजबूत होती है कि राज्यों की आवाज उन तक उनको प्रभावित नहीं करती है। केंद्र के पास तो शक्तियां हैं कि वो राज्यों को प्रभावित कर दे,
लेकिन राज्यों को कोई शक्तियां नहीं है कि वो केंद्र सरकार को अधिक प्रभावित कर सकें। तो इस सिचुएशन में हम ये समझ सकते हैं और अच्छी तरह भली भांति हम ये कह सकते हैं कि अगर साधारण टाइम्स में, साधारण समय में ही केंद्र सरकार अगर राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता का रिस्पेक्ट नहीं करती, कद्र नहीं करती, तो आपात स्थितियों में तो क्या करेगी, ऐसा हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो व्यवहार के अंदर हमारे देश में हम यह पाते हैं कि केंद्र सरकार में जो नेता आते हैं उनके व्यक्तित्व पर यह डिपेंड करता है कि राज्य सरकारों को कितना अपने दायरे में काम करने की छूट मिल पा रही है। जब शांत और शालीन नेतृत्व केंद्र में होता है तो राज्यों को अधिक सरकारी शक्तियां प्रैक्टिकल रूप से उनके हाथ में होती हैं, हम पाते हैं। और जब इनके विपरीत निरंकुश प्रवृत्ति के लोग, कठोर प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री हमारे देश में हमने देखे हैं, तो वो राज्यों की परवाह करते नहीं हैं, उनके अधिकारों की परवाह नहीं करते। तो हम यह समझ सकते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशंस में ही इतनी राज्य सरकारों की शक्तियों का हनन हो सकता है, हमारे संघवाद का हनन हो सकता है, हमारे संघवाद की स्पिरिट का हनन हो सकता है, तो फिर आपातकाल की स्थिति में कैसा होगा, यह चिंता हमारी इसलिए है। इसके लिए हृदयनाथ कुंजरू ने भी एक बार चर्चा करते हुए यह बोला था कि द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस वर अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। यानी राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचेगा। यह शब्द साधारण नहीं है, यह उनकी बहुत बड़ी चिंता है, जो अब कभी भविष्य के अंदर भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, हमारे देश को देखने को सामने आए। क्योंकि हमारी चिंता तो यही है कि नॉर्मल टाइम्स के अंदर ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों की ज्यादा परवाह नहीं करती है। अगर हमारे केंद्र सरकार के अंदर कठोर प्रवृत्ति के नेता मौजूद होते हैं तो हम इस बात से चलते हुए अगले बात पे आते हैं कि आपातकालीन स्थितियों के अंदर जो मूल अधिकार है वो तो अर्थहीन ही हो जाते हैं, उनका हनन संभव है। अब मूल अधिकार जो हमारे 14, 15, 17, 18, 19 आर्टिकल्स हैं उनके अंदर हमने लिख रखे हैं, उनके समय समय पर उनके बारे में यह कहा गया है, यह प्रावधान है आपातकालीन स्थितियों में कि उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इनको तो मूल अधिकारों का हनन संभव हो जाएगा। हम अगर दूसरे संविधानों की से कंपैरिजन करें भारतीय संविधान का, तो जो अमेरिका या इंग्लैंड में तो लिखित है ही नहीं, वहां तो सिर्फ प्रावधान परंपरा पे चलते हैं। कनाडा है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, या कहीं भी और अन्य राज्यों के जो संविधान है, देशों के संविधान है, वह कार्यपालिका को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने की इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं जितनी कि भारतीय संविधान में प्रदान की गई हैं। तो कामठ साहब के शब्दों के अंदर अगर मैं कहूं तो मूल अधिकारों की गौरवपूर्ण स्वीकृति पर यह एक महान नकारात्मकता का मेहराब चढ़ी हुई है। हर व्यक्ति, हमारे जो आपातकाल स्थिति पैदा हुई थी 1975 से 77 के अंदर, हमने देखा मूल अधिकारों का कैसे हनन हुआ। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बिना आपातकाल लगाए भी हमारे देश के अंदर मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का अपने विपक्षी जो लोग हैं उनके केवल अपने लोकतांत्रिक तरीकों से भी आवाज उठाने पर हमारे देश के अंदर हम इस समय देख रहे हैं कि प्रतिबंध लग रहे हैं, उन पे केसेस लगाए जा रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर उनको घसीटा जा रहा है, पुलिस कस्टडीज में, जेल्स में बंद किया जा रहा है। तो आपातकाल की स्थितियों के अंदर तो ये और कठोर हो सकता है। इसलिए हमारी चिंता होती है कि आपातकाल के अंदर मूल अधिकारों का
हनन बेखौफ रूप से संभव हो जाता है। और भले ही वो बाद में उस व्यक्ति को, उस नेता को हम इलेक्शंस में हरा दें, लेकिन वो काल बहुत काला काल कहा जा सकता है जिस समय मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो जाए, हमें जीना ना दिया जाए शांति से, हमें हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो जाए, हमें बोलने के अधिकार का हनन हो जाए। आज की चर्चा के लिए इतना ही। धन्यवाद।